हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सबने चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है। एंड उसमें क्वेश्चन भी था सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए, वो भी आपने ट्राई जरूर किया होगा। कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा इजीली, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरी से रिलेटेड। अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड का रिवीजन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुडविल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके। गुडविल एग्जैक्टली है क्या? इंटेंजिबल असेट है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और फर्म के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है। इसीलिए एक इंटेंजिबल असेट है। क्या दिखाता है, क्या है ये गुडविल? हमारी इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेसेस हैं वो नॉर्मली सेम कैपिटल एम्प्लॉय करे अगर, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, और हम उनसे कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी फर्म की कुछ रेपुटेशन है। तो गुडविल हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, और क्या दिखा रहा है? हमारी अर्निंग कैपेसिटी दिखा रहा है। ये है गुडविल। ठीक है। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है फर्म के लिए इसकी। अभी हमें आगे चल के एक छोटा सा टर्म और काम में आने वाला है, वो है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट क्या होता है? इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है। ठीक है। हमारे पास गुडविल की एक रियलाइजेबल वैल्यू है, कि कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। हम चाहे तो गुडविल बेच भी सकते हैं, हमारी फर्म बेचते टाइम हम गुडविल का भी चार्ज लेते हैं, पर फिक्टिशियस असेट की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो रियलाइजेबल वैल्यू। है क्या? ऐसे एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेनली दो चीजें। ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हमने एक ईयर में चार्ज करना है, हमने एडवांस में पे कर दिया है, हमें किसी स्पेसिफिक मंथ्स में उनको चार्ज करते हुए चलना है। या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जिसे हमें एक से ज्यादा साल में राइट ऑफ करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिस ईयर में जिस मंथ में बिलोंग करते हैं हम उसमें चार्ज करते जाते हैं, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करते हैं एक से ज्यादा ईयर में। ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड में ही दिखते हैं जब तक उनको एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते। जितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू स्टिल रिफ्लेक्ट होगी बैलेंस शीट में। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जरूरत ही क्या है हमें गुडविल की वैल्यू पता लगाने की। गुडविल की वैल्यू हमें क्यों पता लगानी है? अभी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो ऑब्वियसली कुछ पार्टनर्स जो पहले कमा रहे थे उससे या तो कम कमाएंगे या ज्यादा कमाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट का उनका रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा, तो उस केस में हमें उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि फर्म की रेपुटेशन अर्निंग कैपेसिटी बिल्ड करने में उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर वो कुछ अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिव अप कर रहे हैं तो हमें उन्हें उसका कॉम्पनसेशन देना होगा। इसलिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, उन सब केसेस में हमें गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए गुडविल की वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। हमें हमारा बिजनेस सेल करना है तब भी हमें पता होनी चाहिए, हमारी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना हो तब भी हमें हमारी गुडविल की नीड पड़ेगी। ठीक है। गुडविल दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड, और परचेज्ड। परचेज्ड यानी मैंने किसी और का बिजनेस खरीदा, उसकी गुडविल खरीदी, तो मैं उसे हमारे असेट्स में शो करूंगी, दिखाऊंगी मेरी बैलेंस शीट में। बट अगर मेरी सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड गुडविल है तो मैं उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। अभी आगे गुडविल की वैल्यूएशन करते टाइम हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था फर्स्ट स्लाइड में, कि गुडविल हमें बाकी फर्म्स अगर सेम कैपिटल एम्प्लॉय करके क्या प्रॉफिट कमा रही हैं, और हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं सेम कैपिटल एम्प्लॉय करके, उसे हम
गुडविल कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड पड़ेगी निकालने की। दो तरीके से निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, असेट साइड अप्रोच। ठीक है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या है मेरा, मैंने पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स को टोटल किया, उसमें से अगर कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल है मेरी बुक्स में उससे माइनस किया, फिक्टिशियस असेट माइनस किए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस किए। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं मेंशन किया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमें कंसिडर करना है कि वो एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, असेट साइड अप्रोच में हम क्या करेंगे, सारे असेट्स की टोटल, अगेन एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस और आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से पार्टनर कैपिटल और रिजर्व्स की टोटल हमेशा इक्वल आएगी असेट साइड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज के। ठीक है, इसलिए दोनों अप्रोचेस करेक्ट है, हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम एक अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगेन हमने पढ़ा दो गुडविल्स होती हैं, सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड और परचेस्ड। परचेस्ड गुडविल की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, परचेस्ड गुडविल की वैल्यू ऐसे पता चलेगी कि हमने कुछ अमाउंट पे किया है उस बिजनेस को परचेज करने में। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे जो नेट असेट्स हमने अक्वायर करे, नेट असेट्स, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो नेट असेट्स क्या अक्वायर करे और क्या अमाउंट पे किया, हमने जो ज्यादा अमाउंट पे किया है, असेट्स की वैल्यू से भी ज्यादा अमाउंट जो पे किया है, वो क्यों किया है, क्योंकि फर्म के पास एक अर्निंग कैपेसिटी है, और वही अर्निंग कैपेसिटी क्या है, मेरी गुडविल है। तो परचेस्ड गुडविल तो हम इजीली अमाउंट पेड माइनस नेट एसेट करते हैं। सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड गुडविल के लिए हमारे पास चार मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें भी अगेन दो मेथड है, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, वी हैव दीज फोर मेथड्स। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहां पे हम इन सारे मेथड्स के थ्रू गुडविल की कंप्यूटेशन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे यूज करना है, कैसे वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती, क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमें बिजनेस प्रॉफिट्स चाहिए होंगे। ऑब्वियसली हम प्रॉफिट्स के हिसाब से अर्निंग कैपेसिटी का पता लगा रहे हैं, तो हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स चाहिए होंगे। पर उन प्रॉफिट्स में कभी कोई ना कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो कि हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो इंक्लूडेड होता है। तो हमें उन चीजों को हटाना है, और कोर बिजनेस एक्टिविटीज से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा हमारे ईयर के लिए। ठीक है, उसमें जो भी ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस हैं जो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं उन्हें एड बैक करेंगे। कैसे, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर थेफ्ट फ्लड, ये हम वापस एड बैक करेंगे। ठीक है, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचने से लॉस हो गया, इसको ऐड बैक करेंगे, मेरे कोर बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट या लॉस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, अर्निंग कैपेसिटी वही दिखा रहा है मेरी। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जब हम ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर लेते हैं तब हम हमारा सीओजीएस बढ़ा लेते हैं। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहे हैं हम सीओजीएस बढ़ा रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस। तो सीओजीएस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, सीओजीएस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हुआ तो इसलिए हम उसे वापस ऐड बैक करेंगे उस ओवर वैल्यूड अमाउंट को करेक्ट प्रॉफिट तक आने के लिए। सेम वे अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक होता है माइनस में सीओजीएस के फॉर्मूला में, तो अगर हमने अंडर वैल्यू किया है तो अगेन मैंने मेरे सीओजीएस को बढ़ा के प्रॉफिट को कम कर दिया है, वापस ऐड बैक करेंगे। ठीक है, कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर में आना। ठीक है, हो सकता है तो इसे वापस एड बैक करेंगे, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को हमेशा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। कोई भी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज कर दिया, मैंने कोई मशीनरी खरीदी है उसको मैंने एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया है, इनकरेक्ट है, एक्सपेंस नहीं है, सेट लिया है हमने। ठीक है, तो उसे वापस ऐड बैक करेंगे हम यहाँ पर। इसी तरीके से कुछ हमें एबनॉर्मल गेन्स भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन्स क्या हो सकते हैं, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया। जब हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहे हैं
क्योंकि हमारे सीओजीएस में है नेगेटिव में, तो हम हमारे सीओजीएस को कम कर दे रहे हैं और प्रॉफिट को बढ़ा दे रहे हैं। तो हमने प्रॉफिट बढ़ाया तो हमें कम करना पड़ेगा करेक्ट प्रॉफिट तक आने के लिए। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया, अगेन ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करते ही मैंने मेरा सीओजीएस गिरा दिया और प्रॉफिट बढ़ा दिया तो करेक्ट प्रॉफिट तक आने के लिए माइनस करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम है, सिमिलरली नॉन रिकरिंग इनकम जो मेरे कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है, ये सारी माइनस कर देंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट, अगर हमने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जो देना था वो नहीं दिया है, वो इस प्रॉफिट या लॉस में हमने एक्सपेंस की तरह चार्ज ही नहीं किया है, तो हम चार्ज करेंगे। क्योंकि जो हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट की कॉस्ट जा रही है, वो तो जाएगी ना। इस एक्सपेंस को हमें माइनस करना है यहाँ पे। यूजुअली हम जब पार्टनर्स कैपिटल पीएनडल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो पीएनडल में से जो प्रॉफिट पीएनडल अप्रोप्रिएशन में जाता है तब हम पार्टनर्स की सैलरी देते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है ईयर का, उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट डिडक्टेड नहीं है, तो हमें डिडक्ट करनी है क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कुछ फ्यूचर एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं जो इस अभी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी माइनस कर देंगे हम। ठीक है, ये होता है हमारा एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसी के बेसिस पे हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे जिनके बाद आपको प्रॉफिट निकाल के उसी को यूज करना होगा। अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसमें, कनिष्का wants to purchase business of Aarti on 1st April 2025. For this, she decides to explore various ways to value goodwill on the basis of last 4 years of profit. अभी वो क्या करना चाहती है, वो लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट को कंसिडर करके गुडविल की वैल्यू निकालना चाहती है कि फर्म कितना कमा पा रही है, और पिछले 4 साल को कंसिडर करूंगी मैं इसमें। ठीक है, शी थिंक्स बिजनेस कैन अर्न सेम प्रॉफिट्स विदाउट मच एफर्ट्स फॉर कमिंग 3 इयर्स। अब ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कि मेरी कितने साल तक, आगे कितने सालों तक बिजनेस की सेम अर्निंग कैपेसिटी बनी रहेगी। ये भी आगे गुडविल कैलकुलेट करने में काम आएगा, हम देखेंगे धीरे धीरे। The same businesses in industry have been earning normal rate of return 10% per annum on their capitals. अगर उसी इंडस्ट्री में जो बाकी बिजनेस है वो मेरे जितना कैपिटल लगाए तो वो 10% का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब हम देखेंगे हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा जो कमा पा रहे हैं वो गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे दिए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं हमें। अब हमें हर एक मेथड को यूज करते हुए गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हम फटाफट से सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, सो अब मैंने सोल्यूशन भी शेयर किया है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, उसके आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022 देयर वाज अ फायर इन द आउटलेट विच लेड टू अ लॉस ऑफ 30,000। मुझे 30,000 का लॉस हुआ है फायर की वजह से। कब हुआ है, 31st March 2022 में लॉस हुआ था। मैं ऑलरेडी अपने पीएनडल में उसको एडजस्ट कर चुकी हूँ, माइनस कर चुकी हूँ, वापस से एड बैक करूंगी। तो एडजस्टमेंट्स में मैंने क्या किया, एड बैक कर दिया 30,000 इन 90,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को एक बिल्डिंग है जिसको 15,000 के लॉस पे बेचा है। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022 देयर वाज अ फायर इन द आउटलेट व्हिच लेड टू अ लॉस ऑफ 30,000। 31st March 2022 को 90,000 का प्रॉफिट था इस ईयर एंडेड हमें, और हमने 30,000 का लॉस किया जो ऑलरेडी हमने हमारे पेंडल में माइनस किया होगा। अब हमें एड बैक करना है। हमने देखा था हमारे
फॉर्मेट में हम इसे ऐड बैक करेंगे। 30,000 हमने प्लस किया। नेक्स्ट दे रखा है 1 जनवरी 2022 को एक बिल्डिंग बेची हमने 15,000 के लॉस पे, फिक्स्ड सेट बेचा लॉस पे। कौन से ईयर में आएगा? 1 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022 वाले ईयर एंड में आएगा। तो अगेन एक एबनॉर्मल लॉस है, इसे ऐड बैक करना है, इसे भी ऐड कर लिया। 90,000 में दोनों एडजस्टमेंट ऐड करके मुझे मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट 1,35,000 मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली विच इज ऑलरेडी डिडक्टेड इन प्रॉफिट स्टैंड टू बी 60,000। मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट जो थी वो ऑलरेडी डिडक्ट कर चुकी हूँ मैं मेरे हर साल के प्रॉफिट में से, जो 60,000 थी, तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, अब डिडक्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 द क्लोजिंग स्टॉक was overvalued by 12,000। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू कर लिया है 12,000 से, तो मैंने मेरे कॉक को सीओजीएस को कम कर दिया है, मैंने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, मुझे वापस से कम करना है। मैं क्या करूंगी? माइनस करूंगी 12,000। मैंने न्यूज़पेपर्स बेच के 2,500 रुपए कमाए, मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है, अगेन इसे माइनस करूंगी 2,500 माइनस। दोनों एडजस्टमेंट्स करके 2023 का फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया मुझे। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2023 में मैंने एक मशीनरी खरीदी 75,000 की, जिसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया है, जबकि मैंने असेट खरीदा है। तो इस एक्सपेंस को मुझे पीएनडल में एडजस्टेड होगा, मुझे वापस ऐड बैक करना है। 75,000 ऐड किया, पर क्योंकि ये मेरा असेट है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होना चाहिए था। हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू बी चार्ज एट 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट में पड़ा हुआ था, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। अब करेंगे 15% के हिसाब से। हमने मशीनरी खरीदी है 30 सितंबर, यानी 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा इस बार में। कौन से में? ईयर एंडेड 2024 में। 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस किया 5,625, एडजस्टमेंट्स करके मुझे मेरा फाइनल प्रॉफिट मिल गया। अब डिप्रिसिएशन केवल 2024 में नहीं, 2025 में भी लगेगा। 2025 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 11,250 माइनस होगा। ठीक है। अगर इसके आगे एक और साल होता तो तब भी डेप्रिसिएशन लगता। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 मैंने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है 15,000 से। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया है, माइनस करेंगे 15,000 को, और एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे 2025 के लिए भी। यहाँ पे मुझे असेट्स लाइबिलिटीज के कुछ कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, हम अभी देखेंगे कि क्या है क्यों है। फॉर नाउ हमें हमारा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया है, और हम इसकी टोटल कर लेंगे। आते हैं सबसे फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में मैं कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी? एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने यहाँ पे मेरा जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है उसका टोटल कर लिया सारे ईयर्स का, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स लिए थे हमने? 4 ईयर्स लिए थे वैल्यूएशन के लिए, उससे डिवाइड किया तो मुझे मेरा एवरेज प्रॉफिट मिल गया। भी गुडविल कैसे निकलेगी? यही एवरेज प्रॉफिट मैं कितने साल तक और कमाने की कैपेसिटी रखती हूँ? क्वेश्चन में था 3 ईयर्स। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो एवरेज निकाला उसको उस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से 3 से मल्टीप्लाई किया, और मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई फर्स्ट मेथड से। सेकंड क्या था? एवरेज वाले में वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? हमें क्वेश्चन में नीचे सेकंड लाइन दे रखी है कि वेट्स हर ईयर के हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। हमने क्या किया? ईयर के आगे वेट्स लिखे, कौन से ईयर पे क्या वेट असाइंड है लिख दिया। हमने ऊपर जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाले थे वो लिखे, और इन वेट्स को मल्टीप्लाई किया इनके प्रॉफिट से। हर एक वेट को अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लिया, और हमें मिल गए वेटेड प्रॉफिट्स। अब हम वेटेड प्रॉफिट्स की टोटल करेंगे और हमारे वेट्स की टोटल करेंगे। यहाँ पे एवरेज निकलेगा वेटेड प्रॉफिट की टोटल
टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स, तो मिल गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। गुडविल क्या हो गई मेरी, यही एवरेज प्रॉफिट मैं कब तक कमा सकती हूँ, कुछ नंबर ऑफ इयर्स जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अर्निंग कैपेसिटी कब तक सेम रहेगी, 3 इयर्स तक। तो मेरी गुडविल कैलकुलेट हो गई। इजी, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, डन। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, गुडविल की डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा कि बाकी बिजनेसेस सेम कैपिटल एम्प्लॉय करके जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे ऊपर जो हम कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट कमा रहे हैं ये क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट है। हम नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कुछ कमा रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, सेम कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं बिजनेसेस तो क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि बिजनेसेस सेम कैपिटल एम्प्लॉय करके सेम इंडस्ट्री में 10% पर एनम कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, ताकि हम ये निकाल सके कि अगर हम बाकी बिजनेसेस की तरह होते तो हम कितना कमा रहे होते। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन थे असेट। ओके, मैं एक सेकंड शेयर कर देती हूँ क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए। परफेक्ट। हमें दिए हैं टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वर वैल्यूड एट 3 लाख। Firm had a loan from Aarti and loan from bank, outstanding expenses, advertisement suspense balance and investment of 2000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया था जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। डिटेल्स को देख के हमें क्लियर हो गया कि हमें असेट साइड अप्रोच गिवन है। ठीक है, उसी से रिलेटेड डिटेल्स गिवन है। असेट साइड अप्रोच क्या थी, ऑल असेट्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है। सारे असेट्स की वैल्यू है 3 लाख, गुडविल एग्जिस्टिंग नहीं है बुक्स में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है 2000, फिक्टिशियस असेट यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस है 15,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज, 3 लाइबिलिटीज गिवन थी मुझे क्वेश्चन में, क्या, लोन फ्रॉम आरती ऑफ 2 लाख, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1100। अब इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है, लोन फ्रॉम आरती, आरती तो बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस ओनर है, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी क्या हुई, लोन फ्रॉम बैंक 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1100। तो हम इन दोनों एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और हमें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई 2,31,900। अब हम इसमें से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो नॉर्मल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बाकी बिजनेसेस सेम कैपिटल एम्प्लॉय करके, कितना 10% का रेट गिवन था क्वेश्चन में, 10% कर लिया तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट रिसीव हो गए। कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई किया हमने, नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल गए। हम कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं हम। ठीक है। अभी सुपर प्रॉफिट क्या होगा, हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं बाकी बिजनेसेस से, एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम बाकी बिजनेसेस की तरह अर्न करते, करने पे हमें एक्सेस प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट मिल गया। अब यही एक्सेस प्रॉफिट हम कितने सालों तक कमाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन है। तो गुडविल कैसे निकली, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इजी, डन। गुडविल की वैल्यूएशन थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। सेम लॉजिक, हम जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके लिए हमने कितनी कैपिटल लगाई होगी और हमने एग्जैक्टली कितनी कैपिटल लगाई है, तो जो हमें कैपिटल अमाउंट का बेनिफिट है वो क्यों है, गुडविल। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट पार्ट 1 में निकाला, इसके बेसिस पे हमें कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करने की जरूरत थी अगर हम बाकी बिजनेसेस होते तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट करके हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई, कितना लगाना चाहिए था, कितना लगाना चाहिए था, हमें से कितना लगाया हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड किया तो मुझे मेरी गुडविल की वैल्यू मिल गई। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, डन।
लास्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने एक्सेस प्रॉफिट कमाया है, तो किस वजह से कमाया है? गुडविल की वजह से कमाया है। और मैंने कितना कैपिटल बचाया है इस एक्सेस प्रॉफिट को कमाने के लिए? तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये रहा। सुपर प्रॉफिट निकाला और उसको अपॉन रेट इंटू 100 कर दिया, हमें गुडविल मिल गई। ऑल दी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन डन। ठीक है। आप लोग को कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ो, लॉजिक से समझोगे, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है। हमारा सेकंड चैप्टर डन है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे। इसमें भी कुछ भी डाउट होता है, अगेन कह रही हूँ, मेरा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, मुझे रीच आउट कर सकते हो आप। ठीक है। थर्ड थर्ड चैप्टर का रिवीजन वीडियो जल्दी आएगा। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो, नोटिफिकेशंस ऑन रखो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कब कब कौन सा वीडियो आ रहा है। फटाफट अब स्पीड बढ़ाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक है। सारा कोर्स कवर करना है हमें, से कवर करना है। कोई भी डाउट हो रीच आउट करिएगा। थैंक यू, बाय।